नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रताप आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी या उसका जो एक पार्ट आया था उसको आपने थोड़ा समझा होगा। उसको और आगे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मैंने बढ़ाया नहीं। उसमें बहुत कुछ समझाने की चीज़ें थी। हमने कहा एक में सारी चीज़ें समझा देंगे, हो सकता है आप बोर हो जाएं, लेकिन बोर होने वाला था नहीं उसमें कुछ। तो मैंने जो पेंजिया का जो विखंडन था उसको समझाया आपको कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया का किस प्रकार से विखंडन हुआ। वो फर्स्ट स्टेज आपको बताई। सेकंड स्टेज में मैंने बताया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड किस प्रकार से 135 मिलियन वर्ष पूर्व अलग होते हैं। थर्ड स्टेज में आपको मैंने कहा फिर इनका विखंडन किस प्रकार से महाद्वीपों के रूप में 65 मिलियन वर्ष पूर्व होता है। उसके बाद में फोर्थ स्टेज में आपको मैंने बताया था कि वर्तमान विश्व किस प्रकार का है। एक बिगनर साहब थे, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। जिन बच्चों का ऑप्शनल ज्योग्राफी होता है उन्हें इस परिकल्पना को, इस सिद्धांत को पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको बस नाम जानने की ज़रूरत है। कभी कभी पूछ दिया जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, तो वो बिगनर साहब थे। तो बिगनर ने महाद्वीपीय जो विस्थापन है इसका सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया किस प्रकार से महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए, तेथिस सागर कहाँ चला गया, ये सारी चीज़ें। और वहीं पर मैंने बताया था कि किस प्रकार से यहीं से सारे विषयों की शुरुआत होती है। जैसे मैंने कहा उसी चीज़ को फिर से कह रहा हूँ कि पृथ्वी ठंडी हुई, वनस्पतियों का विकास हुआ, जीवों का विकास हुआ और सागर, नदियाँ, सागर, महासागरों का विकास हुआ। उसी क्रम में जो मानव का भी विकास हुआ वो किस प्रकार से पहले जो मानव रहा होगा वो आदि मानव जो कंदमूल फल वाली जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा, कंदमूल फल खा करके या शिकार करके अपना जीवन बसर करता है, वो इतिहास की लाइन है, इतिहास की धारा है। वहीं से आपकी समाज विज्ञान भी निकलेगा इतिहास के साथ साथ, तो उसमें देखेंगे और पॉलिटी भी निकलेगा। तो देखेंगे जैसे कोई ग्रुप या कुछ लोग रहे तो उन्होंने सबसे पहले एक शिकार किया, नहीं मिला, 2 शिकार कर लाए या शिकार करने गए और 2 शिकार करके लाए और उनको फिर जाना था शिकार करने, और एक बचा हुआ शिकार जो था उसको सुरक्षा करने की आवश्यकता थी, उसको देखने की आवश्यकता थी। उसी में से एक बुद्धिमान व्यक्ति निकला होगा, उसने कहा होगा कि ये जो है आपका, जो आप बाहर से ला रहे हैं खाने का सामग्री, उसकी सुरक्षा हम करेंगे। तो कहा होगा कि इसके बदले में क्या होगा, तो कहा कि बदले में अगर 2 आप हिरन मारते हैं तो 1 हिरन मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 1 हिरन, वो सारे लोग शिकार करने जा रहे होंगे, 1 हिरन, तो किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार स्थापित होगा, उसके पास बहुत सारे हिरन या स्टोरेज उसके पास बहुत ज़्यादा होगा, और कहीं न कहीं कभी जाते होंगे उनके पास जो है कि शिकार ना मिलने की स्थिति में ये होता होगा कि उनसे फिर लेना पड़ता होगा। तो उस व्यक्ति का, उस पर्सन का एकाधिकार स्थापित होता होगा, मोनोपोली स्थापित होती होगी, और इसी तरह से धीरे धीरे इस सोसाइटी का विकास हुआ होगा। और आपने देखा कि बड़े एक ग्रुप बने होंगे, ग्रुप जैसे एक समुदाय है जिसमें एक उसका प्रमुख होता है, एक किसी समुदाय का एक प्रमुख होता है। तो धीरे धीरे कुछ समुदाय जैसे आए, उस समुदाय में एक उसका प्रमुख होता है और उस प्रमुख के माध्यम से वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, और उसी में से वो सबके लिए न्याय की भी व्यवस्था करता है, आपस में झगड़े करता है। धीरे धीरे जो आदिम ये व्यवस्था थी, इसमें हो सकता है मॉडर्निटी आई हो, धीरे धीरे आधुनिकता आई हो, और जैसे जटिलता बढ़ी वैसे चीज़ों का आविष्कार होना शुरू हुआ होगा। जैसे हम पंचायती राज पढ़ते हैं तो लोकल लेवल की जो बात करते हैं, यहीं से ये कंसेप्ट आया होगा। उन लोगों ने जो ट्राइब्स थे या कोई और कहें कि एक ग्रुप था, जैसे एक बंजारन मूवी आपने देखा होगा, तो बंजारन मूवी में एक ग्रुप है जिसका नाम शायद आप जानते होंगे। ग्रुप है, उसमें से वो कबीलाई परिवार, मैं ये कह रहा था, जो कबीलाई परिवार है
तो कबीला का एक सरदार होता है, आपने देखा होगा कबीला का सरदार होता है, उसके सारे रूल्स चलते हैं और फिर आपने देखा कि वो सारा रूल्स करता है, वो अपना अच्छे तरीके से एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाता है। इसी तरीके से देखा होगा कि एक बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं, जैसे समस्याएं बनी वैसे व्यवस्थाएं फैलती गईं और फिर अब आपसे मैंने कहा कि इसी तरह से कृषि का विकास हो गया, पशुपालन का विकास हो गया और सारी व्यवस्थाएं चारों दिशा में फैल गईं और सारे विषय वहीं से निकलने शुरू हो गए। सब्जेक्ट तो एक ही है, उनसे विषय बहुत सारे निकले। अब देखिएगा, तो जो बिगनर साहब ने कहा, ये बिगनर साहब ने कहा कि इस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। तो महाद्वीपीय विस्थापन में जो पेंजिया था उसका विखंडन हुआ अलग अलग, कैसे महादेश वर्तमान में आपने देखा अमेरिका, पहले देखा एशिया, फिर देखा अफ्रीका और फिर देखा जो उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है और उसके बाद में यूरोप है, लास्ट में 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। ये सब सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब जो देखना है इसको थोड़ा सा उस वीडियो को इस वीडियो से लिंक करेंगे, तो सब्जेक्ट के टॉपिक को आपस में लिंक करेंगे जिससे आप बेहतर समझ सकें। और इसी तरह यही सब्जेक्ट नहीं, यदि दूसरे भी आपको विषय पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा तो विषयों को आपस में जोड़ने की कोशिश करूँगा। ये दिल्ली की पद्धति होती है जहाँ पे टॉपिक और विषय सारे जोड़े जाते हैं। वैसे पढ़ना तो बहुत कुछ रहता है, अगर हम जोड़ के पढ़ते हैं आपस में तो बहुत कम मेहनत लगती है और याद भी हम बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तो बिगनर साहब ने ये कहा इस प्रकार से महाद्वीपों में जो महाद्वीप हैं बने, तो इस पर बहुत सारे तर्क आने लगे, बहुत सारे तर्क आने लगे। लोगों ने कहा कि मनगढ़ंत कहानी है। फिर जो बिगनर थे उन्होंने कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि यदि जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, इसको यदि हम अफ्रीका के साथ जोड़ें या इसको जोड़ें तो आपस में एक शेप बनता है, एक आकार बनता है, ऐसा लगता है कि आपस में कभी जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं इसको यहाँ से अगर देखें तो आपस में सट होते हैं, एक आकार बनता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि यूरोप के साथ उत्तरी अमेरिका को भी मिलाया जा सकता है। और ये तो पहले से था कि अफ्रीका से जुड़ा हुआ इंडिया था, इंडो ऑस्ट्रेलिया आपस में सब जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने दूसरी बात कहा कि इन्होंने ये बताया और कहा कि दक्षिणी अमेरिका के यदि ये पूर्वी तट, ये वाला पूर्वी तट, ये पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से आपस में मिलाने की बात करी और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से मिलाने की बात कही। इतना तो समझ में आ गया कि आपस में शेप बनाते हैं, लेकिन यहां तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कहा कि यहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, कुछ वनस्पतियां तटों के किनारे पे मिली हैं, जहां पे दोनों आपस में मिल रहे हैं या आकार बन रहा है, वहां पर इस प्रकार यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं या पाई गई, कभी इनके साक्ष्य मिले। मेसोसोरस जैसे कुछ जीव थे, जीवों के जीवाश्म, कुछ अंडे, इस प्रकार से इस तट को इस तट से इस तट को इस तट से मिलाने की बात की और साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात की। ऐसा सिद्धांत, और सिद्धांत के समक्ष उसके पक्ष में जो तर्क रखा वो यही तर्क थी जिससे उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसको सफल बना पाए। अब देखिए, अब हमें जिस प्रकार से मैंने पहले चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी में, वो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, स्थिति और विस्तार का। तो स्थिति और विस्तार में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से इंडिया समझाने की कोशिश की थी, इंडिया समझाने की कोशिश की थी। टॉपिक भी है और यहीं से मैं विश्व को भी समझाने की बात कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा समझिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बेस में जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने आपको एशिया बताया और उसके बाद में ये एक महादेश है या महाद्वीप है, इसी से जुड़ा हुआ यूरोप आपने देखा, उसके नीचे अफ्रीका देखा और नीचे ऑस्ट्रेलिया देखा, उसके बाद में यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका आपने देखा और ऑस्ट्रेलिया के सबसे नीचे दक्षिण में आपने अंटार्कटिका देखा। ये महादेश की लोकेशंस हैं।
अगर क्रम के आधार पर देखें तो सबसे पहले नंबर 1 पर एशिया आता है। कभी आपको क्रम लगाने का आ जाए तो एशिया लिखिएगा, उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट अगर लिखना हो तो आपको अफ्रीका लिखना है। उसके बाद में तीसरा लार्जेस्ट अगर कॉन्टिनेंट है वो उत्तरी अमेरिका है। चौथा में देखेंगे तो आपको दक्षिणी अमेरिका नजर आएगा, और पांचवा देखेंगे अंटार्कटिका नजर आएगा, और छठे नंबर पर हम यूरोप को रखते हैं, और लास्ट सबसे छोटा महादेश जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश है। अब देखिएगा यहां से कुछ रेखाएं गुजरी हैं, यहां से कुछ रेखाएं गुजरी हैं। जैसे सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजर रही है। तो ये कर्क रेखा है, जो मैंने इंडिया पढ़ाया था उसमें बताया था कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा सिर्फ भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसके नीचे देखेंगे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे, जिसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा तापमान होता है, जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, जहां पर वनस्पतियों की अधिकता सबसे ज्यादा होती है, जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। ऐसा आपने देखा था। इसके नीचे जाएंगे तो आपको मकर रेखा नजर आएगी, मकर रेखा नजर आएगी। तो वनस्पतियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और फिर हमने कहा था कि जब वनस्पतियां सबसे ज्यादा हैं, दिन भर वर्षा, दोपहर के बाद वर्षा रेगुलर होती है, तो वहां जमीन दलदली पाई जाएगी, और वहां पर हमने बताया था जो जीव पाए जाएंगे तो रेप्टाइल्स पाए जाएंगे, रेप्टाइल्स अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। रेप्टाइल्स मतलब मगरमच्छ, जहरीले जीव पाए जाएंगे, और वहां पे फॉरेस्ट बड़े डेंस होंगे, डेंस तो होंगे ही होंगे, इनके साथ मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ऊंचाई में बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब डेंसिटी है, घनत्व वृक्षों का, वनस्पतियों का विविधता ज़्यादा है, वहाँ पर वनस्पति की विविधता ज़्यादा है, तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, वनस्पति सूर्य का प्रकाश पाने के लिए वहाँ पर होड़ रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, जिससे हम पाएं और अपना भोजन बनाएं। तो वहाँ पर इस प्रकार से जो वनस्पतियाँ हैं, इनकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है। डेंसिटी तो रहती है उसकी, देखेंगे जो धूप है इसको पाने के लिए इनकी जो आपको लंबाई है ये अधिक मिलेगी। तो यहाँ पर आपको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा मिलेगी। सबसे नीचे मिलेगी वो उसे कहेंगे मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। अब देखिएगा इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, और सिविल सर्विसेज में भी आपको वनडे एग्जाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जैसे कभी कभी पूछ लेता है कौन सा ऐसा महाद्वीप या महादेश है जिससे हो करके तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती हैं। तो आप चुपचाप से टिक कर देंगे अफ्रीका को। यहाँ पर आपको कर्क रेखा मिल रही है, और यहाँ पर विषुवत रेखा मिल रही है, और यहाँ पर मकर रेखा मिल रही है। तो ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। दूसरी बात कहता है किस महाद्वीप से केवल मकर रेखा गुजरती है? तो केवल मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही, और कर्क रेखा भारत से गुजर रही। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, तो मैंने 7 महादेश की आपको परिकल्पना है, इसको बताया। अब हम महाद्वीप के साथ साथ में महासागर भी देखने का प्रयास करते हैं। यहीं से बेस बनेगा। एक भी वीडियो ना छोड़िएगा, एक भी उसका पार्ट ना छोड़िएगा, समझिएगा, और सारे कंसेप्ट ज्योग्राफी पढ़ने के आपके बदल जाएंगे और समझ में बेहतर आएगा। तो आप बड़े धैर्य के साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा जब पढ़िएगा। देखिएगा, तो आपने ये महादेश देखा, ये सब देख लिया। इसके बाद आप देखिएगा जो सागर हैं महासागर जिन्हें कहते हैं, जो महासागर हैं, महासागरों की संख्या आप वैसे 4 है मेन, लेकिन कहीं कहीं आपको 5 भी लिखी मिलती है। तो समझ लीजिएगा, 4 जो महासागर हैं वो पूरी तरह से जल हैं, 4 महासागर पूरी तरह जल हैं, 3 तो पूरे जल हैं, लेकिन जो चौथा महासागर पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। क्या नाम है? आर्कटिक महासागर। वो आर्कटिक महासागर जो मिलेगा वहां पर 60% बर्फ रहती है, यानी छुपा रहता है, इसलिए उसको छुपा हुआ महासागर कहते हैं, आर्कटिक महासागर।
ये छुपा हुआ महासागर। अब देखिए जिसको लोग 5 कह देते हैं वो अंटार्कटिक महाद्वीप है, उसी को महासागर की संज्ञा या महासागर बोल देते हैं। है तो बर्फ होने के नाते उसको महासागर कह देते हैं। लेकिन नंबर 1 पर देखें तो सबसे नंबर 1 पर आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई जिसे बोलते हैं मेरियाना गर्त 11,034 जो मीटर है वो गहराई मिलेगी मेरियाना गर्त। तो ये आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में। एक पश्चिमी प्रशांत महासागर है, इस साइड में आएंगे, अमेरिका के साइड में आएंगे तो आपको पश्चिमी मिलेगा, और इधर देखेंगे तो ये पूर्वी मिलेगा, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा पूर्वी प्रशांत महासागर, उसकी सबसे जो गहरी खाई है मेरियाना गर्त। देखिए दूसरा है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर सेकंड लार्जेस्ट महासागर है, ओशियन है, जिसकी सबसे जो गहरी खाई गर्त है प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको गर्त है, ये सबसे गहरी खाई है। और इसमें प्रश्न आते हैं, ये सब प्रश्न हैं, ये सारे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें सबसे गहरी खाई मिलेगी और इसमें इसकी एक विशेषताएं हैं, कई विशेषताएं हैं। ये सबसे ज्यादा गहरा है, ये गहराई में सबसे ज्यादा महासागर है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है एस टाइप में, एस टाइप वाला जो एस आकार का महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। तो एस आकार का भी इस महासागर को संज्ञा दी गई है। और तीसरी बात ये है कि ये महासागर सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है, ये महासागर सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। पूरी एशिया को अमेरिका से जोड़ने वाला महासागर है, पूरी एशिया को अमेरिका से जोड़ने वाला महासागर है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और बनता है जो आपको समझना है। यहां पर सारगैसम सागर है, यहां पर सारगैसम सागर है। तो सारगैसम सागर कोई बाउंड्री नहीं, इसमें सारगैसो नाम की घास पाई जाती है, इसमें सारगैसो नाम की घास पाई जाती है यहाँ पर, और बस यही घास की बाउंड्री है यहाँ पे। तो सारगैसो नाम की यहाँ पर जो घास है वो पाई जाती है। अब देखिए इसी बगल में आपको मिलेगा बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिभुज मिलेगा। यहाँ पर ये घटनाएं, ये बड़ा एक आश्चर्य माना जाता है कि अगर कोई यहाँ से गुजरती हैं, ये जो प्लेन्स वगैरह हैं यहाँ से गुजरते हैं, तो ये माना जाता है कि ये उनको डुबो लेता है, खींच लेता है। तो ये मैंने कहा कि यहाँ बरमूडा है, ये एक आश्चर्य माना जाता है। और इसमें बहुत बड़ा कोई रीजन वैसा नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ एक ग्रेविटी है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण है, जिसके चलते यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब आपने ये भी देखा। तो सबसे पहले आपने जो प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर आपने देखा कि अटलांटिक महासागर को। तीसरे नंबर का जो महासागर है आर्कटिक महासागर, चौथे नंबर पर, सॉरी, जो चौथे नंबर पर महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर को छिपा हुआ महासागर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर -डिग्री ऊपर और टेम्परेचर रहेगा, तो यहाँ पर बर्फ जो है जमी रहती, लगभग 60% बर्फ आपको जमी मिलेगी, इसलिए इसको छिपा हुआ महासागर बोला जाता है। प्रश्न बनते हैं, आप हल कर सकते हैं। और 5वें नंबर पर मैंने जैसा कि कहा था कि जो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महाद्वीप है, इसको महासागर कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा बर्फ है। अटलांटिक जो महाद्वीप है, यहाँ पर रिसर्च स्टेशंस लगाए गए हैं। ये सार्वजनिक तौर पर है, हर कोई यहाँ पे अपना रिसर्च स्टेशन लगाने की कोशिश किया है। जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया ने यहाँ पर गंगोत्री, आकाश, कई यहाँ पर लगभग तीन रिसर्च स्टेशंस लगाए, और यहाँ पर पता चला कि इस बर्फ के नीचे बहुत सारा हीरा छुपा हुआ है। खाने निकल सकती हैं, इस प्रकार से धातु है, बहुत महंगी धातु इसके नीचे है, लेकिन इसकी खुदाई नहीं हो सकती, खुदाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बहुत ही ज्वलंत इन्वायरमेंट वाला जो इश्यू है यहाँ पर लागू होता है। अगर इसकी खुदाई करेंगे तो बड़ी बड़ी चुनौती हो सकती हैं, बड़ी बड़ी चुनौती हो सकती हैं।
तो मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों को समझा। अब देखिएगा दूसरी चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा। अब थोड़ा ये चलते हैं तो थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने इंडिया को समझा था इस प्रकार से वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हर महादेश में क्या क्या विशेषताएं हैं ये तो बतानी है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा पहचान हम करा देते हैं। वलित पर्वत देख लेते हैं, वलित पर्वत कौन कौन से हैं। कई प्रकार के वलित पर्वत पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में अगर देखें तो हिमालय वलित पर्वत है। हिमालय वलित पर्वत को न्यू फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। वलित पर्वत को न्यू फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो एक तो हिमालय में आपको मिलेगा, हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी मिलेगी 8,848 मिलेगी। लगभग 70 साल बाद जो नेपाल और इंडिया ने कुछ बातचीत किया कि इसकी जो लंबाई है ये दोबारा नापने की बात की, तो कुछ अनुमान आया कि लगभग 8,048 के बजाय अब 50 हो गई है। तो अभी यहीं पर आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ लंबाई बढ़ने का सवाल हो सकता है। जो ऊंचाई है बढ़ने का सवाल हो सकता है। लंबाई तो इसकी 2400 किलोमीटर है, लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, लेकिन ऊंचाई में वृद्धि कैसे हो रही है ये देखिएगा। थोड़ा यही समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ये है इंडिया, ये है इंडियन प्लेट और ये है एशिया, ये है एशिया। तो एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट यहाँ पर देखेंगे कि ये पता चला है कि जो इंडियन प्लेट है वो एशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। ये एशिया महाद्वीप है, एशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। एशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट छेपित हो रही है, लेकिन कुछ गनीमत है। गनीमत ये है कि ये नीचे तक नहीं जा रही है, ये जो है नीचे तक यहाँ नहीं आ रही है। ये हमारे लिए राहत की बात है। अब आप कहेंगे कि राहत वाली का क्या बात है इसमें। राहत वाली बात यह है कि ये अगर बेंड होके यहां तक आ जाती तो दाब और ताप, दाब प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और ताप अधिक हो जाते। दोनों क्या हो जाते? अधिक हो जाते। दाब अधिक होता क्योंकि दाब एशियन प्लेट का लग रहा था, यूरेशियन प्लेट का लग रहा था, यूरेशियन प्लेट बोलेंगे, यूरेशियन प्लेट का लग रहा था। और एशियन प्लेट क्या थी? इंडियन प्लेट क्या थी? इसके नीचे थी इंडियन प्लेट। टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका हाथ बहुत तेजी से पकड़ा जाए और एक समय तक पकड़े रखा जाए तो देखेंगे इसमें से आप पाएंगे कि हीट टाइप में आपको पसीने जैसी स्थितियां बनेगी। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते, जिसके चलते जो यदि प्लेट यहाँ आ जाती, नीचे आ जाती तो ये मेल्ट हो जाती। ये प्लेट जो थी नीचे दबी वाली मेल्ट हो जाती, और प्लेट जब मेल्ट हो जाती तो फिर ये क्या होता? ऊपर बढ़ती, मैग्मा और लावा के रूप में ऊपर बढ़ने का प्रयास करती। और जहां भी धरातल, जहां हार्ड रॉक्स नहीं होती, मुलायम रॉक्स होती या दलदल क्षेत्र होता, वहां पर तोड़कर मैग्मा और लावा के रूप में धरातल पर आ जाता। तो हम लोग इस चीज से तो बच गए। तो भूगर्भ शास्त्रियों का यह कहना है कि जो हिमालयन रीजन है या हिमालयन क्षेत्र है वहां पर भूकंप की घटनाएं तो बनी रहेंगी, वहां पर भूकंप की घटनाएं तो बनी रहेंगी, लेकिन वहां पर ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं नहीं होंगी, मैग्मा लावा बाहर नहीं निकलेगा। जिसका रीजन ये है हल्का सा बेंड होना प्लेट का, नीचे तक यहां तक न आना और प्रेशर टेम्परेचर का काम ना हो पाना, मैग्मा लावा का बाहर ना आ पाना। तो आए दिन आप देखेंगे जो रीजन है यहाँ भूकंप प्रोन जोन तो है ही है, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होने की संभावनाएं नहीं है। तो एक यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही है। यही देखेंगे तो कभी कभी हिमालय इसके ऊपर है। आप देखेंगे कि जब ये मिली थी तो यहीं पे एक तेथिस सागर था। आप ये भी आप पढ़े हैं या देखा होगा कि कहा जाता है कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर कभी तेथिस सागर हुआ करता था। दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से इस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तेथिस सागर का जो जल था आसपास बह गया था।
अब देखिए ये आपको हमने ये बात बताई। अब देखिएगा इसके साथ साथ में जो आपने हिमालय देखा और माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर इसकी ऊंचाई देखा। गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर की उसकी ऊंचाई बनती है। अब देखिएगा तो इसके बाद में आपने हिमालय देखना है तो आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका चले जाइए। उत्तरी अमेरिका में रॉकी मिलेगा, जो रॉकी मिलेगा ये भी यहाँ पे न्यू फोल्डेड माउंटेन है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। माउंट मैकिनले इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहीं पर देखेंगे आपसे मैं चर्चा किया करता था कि 5 झीलें यूएसए कनाडा को अलग करती हैं। सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे ताजे पानी की झील आपको नजर आई थी, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, इस प्रकार से आपने 5 झीलें यहाँ पे देखा था। अब अगर हम दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ये भी उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है और ये भी दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट पर ही यहाँ पर है आपको मिलेगी एंडीज विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर आपको मिलेगी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर देखना है, ये भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है और ये मिलेगी 7,000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मिलेगी ये। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आपको देखना हो तो आपको एकाकागुआ दिखेगी, एकाकागुआ दिखेगी। यहीं पर जो बहुत बड़ा आपको भूकंप प्रोन जोन मिलेगा यहाँ पर, वो जब हम भूकंप पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ फिर से लाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यूरोप में भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत न्यू फोल्डेड माउंटेन है। आल्प्स पर्वत यूरोप का न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये दोनों न्यू फोल्डेड माउंटेन हैं और इनकी विशेषता, यूराल की विशेषता ये है, लगभग ये 2,500 किलोमीटर के आसपास है। यूराल की विशेषता ये है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, बाउंड्री बनाता है, ये बाउंड्री बनाता है। 2,500 किलोमीटर। आल्प्स 1200 किलोमीटर की उसकी लंबाई बनती है, 1200 किलोमीटर की। अगर हम अफ्रीका में आएं तो ये देखेंगे कि एटलस अफ्रीका में न्यू फोल्डेड माउंटेन मिलेगा, नवीन बलित पर्वत मिलेगा अफ्रीका में, ये मिल जाएगा। और उसके बाद में अब ऑस्ट्रेलिया में जाना हो तो ग्रेट बैरियर रीफ आप देखेंगे यहाँ पर मिलेगी। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी रीफ, विश्व की सबसे बड़ी रीफ है। यहाँ पर आपने मैक्सिको की खाड़ी देखा था, जो मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन आपने देखा था, तो मैक्सिको यहाँ पर मिली थी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो महादेश होते हैं, ये महाद्वीपों की जो स्थलाकृतियाँ हैं, वो प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं। ये प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियाँ मानी जाती हैं। जो सेकंड प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं उन पर्वतों को उस श्रेणी में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये इनका लोकेशंस किस प्रकार से बनता है, ये महाद्वीप कौन कौन से हैं, सारगैसम, बरमूडा, मैक्सिको, रॉकी की जो लंबाई 4800 किलोमीटर के आसपास है, रॉकी की 4800 किलोमीटर के आसपास है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया है, इसके बाद में इसके अंदर घुसकर हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। लेकिन इससे पहले और इसके इतिहास के पहले हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें पढ़ना है भारत का भूगर्भिक संरचना, इसलिए हम इसको और आपको बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको नवीन न्यू फोल्डेड माउंटेन को याद रखना हो, अगर न्यू फोल्डेड माउंटेन जो आपको बताए तो इनका अगर ट्रिक अगर आपको बताएं तो ट्रिक आपको अच्छे समझ में आ सकती है। न्यू फोल्डेड माउंटेन आप लिखें URA हिमालय, तो URA हिमालय, तो U से
यूराल आ जाएगा, यू से यूराल आ जाएगा। आर यू आर, आ से आल्प्स आ जाएगा, आ से आल्प्स आ जाएगा। और रा से यू आर, रा, रा से रॉकी, रा से रॉकी। आ से यू आर ए, तो ए से आपने देखा था यहां पर एंडीज, यहां पर एंडीज, यहां पर आपने देखा था एंडीज। और यू आर ए हिमालय, तो लास्ट में हिमालय मिल गया। तो न्यू फाउंडेड मोल्ड, जो नए नवीन बलित पर्वत हैं, इनको यू आर ए हिमालय से डिकोड करके इसको भी देख सकते हैं। बाकी हम ट्रिक्स में ऐसा कुछ विश्वास नहीं करते हैं और ट्रिक्स पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप समझिए, देखिए और स्वतः अपने आप से हमेशा याद रहेगा, कहीं कुछ भूलने वाला इसमें नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट है और इसके बाद में जो थर्ड पार्ट आएगा वही आपका टॉपिक है। ये सब इतिहास था, इसे जानना बहुत जरूरी था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बता दिया गया, इसमें बहुत प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बस आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।